प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो किंचियन मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट्स, आय और रोजगार का किंच का मॉडल का अध्ययन करेंगे। आय और रोजगार के किंच के मॉडल का अध्ययन करने से पूर्व हमें कुछ प्रमुख बातें समझने की जरूरत है, जिसमें सबसे प्रमुख है कि किस प्रकार से किंचन मॉडल में साम्य का निर्धारण होता है। किंचन मॉडल का साम्य का अध्ययन करने के लिए हमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अध्ययन करना है। साथ में साम्य का निर्धारण कैसे होता है, भोग फलन, निवेश फलन, गुणक सिद्धांत इत्यादि प्रमुख अवधारणाओं को हमें इस मॉडल में समझना है। इस मॉडल में हमने ये माना है कि जहां पर अल्पकाल में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं, वह प्रभावपूर्ण मांग का स्तर होता है। पहले मैं बता दूं संक्षिप्त में कि किंचियन आय और रोजगार के सिद्धांत को में प्रमुख सार तत्व है क्या। किन्स की युग प्रवर्तक पुस्तक जनरल थ्योरी, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, उस पुस्तक के तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। किन्स ने सेका बाजार नियम पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, पर इस तीसरे अध्याय में बहुत तीव्र प्रहार किया और उन्होंने कहा कि प्रभावी मांग की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार में साम्य का निर्धारण होता है, अर्थात बेरोजगारी की अवस्था अर्थव्यवस्था में होती है जब प्रभावी मांग की कमी होती है। यानी प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा रोजगार के स्तर का निर्धारण होता है। किन्स का प्रभावी मांग का सिद्धांत क्या है, इसको मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं और वहीं से हम इस बात को समझेंगे कि कौन-कौन से प्रमुख उप थ्योरी है किंचन मॉडल की, जो हमें समझना जरूरी है। किन्स के मॉडल में चाहे उत्पादन की बात करें या रोजगार के निर्धारण की बात करें, दोनों एक सी ही बात है। आय और उत्पादन दोनों एक ही बात है। आय और उत्पादन के साथ रोजगार का एक निश्चित सुस्थापित संबंध है। अतः तीनों को एक साथ हम रख करके देखते हैं। उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण किन्स के अनुसार प्रभावी मांग के द्वारा होता है, इफेक्टिव डिमांड के द्वारा होता है। प्रभावी मांग का सिद्धांत प्रमो के व्यवहार मॉडल पर आधारित है। किन्स के रोजगार सिद्धांत का तार्किक आरंभ बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है, इफेक्टिव डिमांड थ्योरी है। कुल रोजगार समग्र मांग पर निर्भर करती है तथा समग्र मांग की कमी के कारण ही बेरोजगारी की अवस्था स्थिति पैदा होती है।
समर्थ मांग यानी इफेक्टिव मांग आय को व्यय करने के रूप में प्रकट होती है। जो जो रोजगार बढ़ता है आय भी बढ़ती है। एक मूलभूत सिद्धांत ये है कि जब समाज की वास्तविक आय बढ़ेगी तो उपभोग में भी वृद्धि होगी। और सी उपभोग को हम सी कहते हैं, तो सी द फंक्शन ऑफ वाई। और वाई बराबर इसके दो कंपोनेंट है उपभोग के, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। स्वायत्त उपभोग को हम इस मॉडल में A0 या C0 के द्वारा, स्मॉल C0 के द्वारा व्यक्त करेंगे, और प्रेरित उपभोग को BY के द्वारा व्यक्त करेंगे। परंतु आय की जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, परंतु आय की अपेक्षा कम मात्रा में बढ़ता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन का वैल्यू 1 से कम होता है। अतः रोजगार में वृद्धि को बनाए रखने के लिए Y माइनस सी यानी सेविंग, वाई आई है, आई में से जो उपभोग किया जाता है और आई में से उपभोग को घटा दिया जाए तो बचता है, वो सेविंग है। सेविंग के अंतर के समतुल्य निवेश में वृद्धि की जाए तो रोजगार का पूर्ण रोजगार की स्थापना हो सकती है। निवेश में वृद्धि किए बिना रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं है। यही प्रभावी मांग का प्रमुख सिद्धांत है। ये सिद्धांत बतलाता है कि समग्र पूर्ति फलन समग्र मांग फलन को जहां पर काटता है वो प्रभावी मांग का स्तर होता है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि प्रभावी मांग कहते किसे हैं, फिर उपभोग का सिद्धांत, इसके बाद में हम गुणक सिद्धांत, और फिर किंचियन मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में हम देखेंगे। तो 3 पार्ट हमारे यहाँ पर इस मॉडल में है। देखिए, जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, वो उस बिंदु पर साम्य का निर्धारण होता है। तो इस चैप्टर में हम इस बात को देखेंगे। यहाँ पर इस साम्य आय निर्धारण के मॉडल में 2 क्षेत्रीय मॉडल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें उपभोग और निवेश दोनों को समग्र मांग के कंपोनेंट के रूप में देखते हैं। तो पहले तो मैं देखें कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा उत्पादन और कीमतों के स्तर का निर्धारण होता है। अब देखें कि समग्र पूर्ति किसे कहते हैं। समग्र पूर्ति समग्र मांग या एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के द्वारा या आउटपुट और प्राइस का निर्धारण होता है। ये हम बता दें कि समग्र पूर्ति का अभिप्राय है दिए हुए कीमत स्तर पर फर्म जितने वस्तुओं एवं सेवाओं को पूर्ति करने की इच्छा रखती है उसको समग्र पूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो एग्रीगेट सप्लाई curve describe the each given price level, the quantity of output firm are willing to supply. वह फर्मों के दृष्टिकोण से उत्पादन का वह स्तर जिसको फर्में दी हुई कीमत स्तर पर आपूर्ति करने की इच्छा रखते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि समग्र पूर्ति वक्र वस्तुतः उत्पादन की उन न्यूनतम लागतों का प्रतिनिधित्व करती है जो एक फार्म को
दी हुई आपूर्ति को बनाए रखने के लिए प्राप्त होना आवश्यक है। यदि समग्र यदि ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस नहीं प्राप्त होती है फर्म को, तो फिर वो उत्पादन और रोजगार में समायोजन करती है। यहाँ पे बता दें कि जो समग्र पूर्ति वक्र है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होता है। इसका अभिप्राय ये होता है कि अर्थव्यवस्था में फर्म्स ऊंची कीमतों पर अधिक उत्पादन की आपूर्ति करने की इच्छा रखती है। अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र होता है वो फ्लैट यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हो सकता है और दीर्घकाल का पूर्ति वक्र लंबवत होगा और मध्य अवधि में ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझें। शॉर्ट रन जो सप्लाई कर्व है वो स्थिर पूर्ति को अ, अ, साधनों स्थिर पूर्ति को नहीं बल्कि दिए हुए साधनों का कुशलतम प्रयोग करके और ये अल्पकाल में है कि इस इन कीमतों पर एक फर्म चाहे जितनी मात्रा का पूर्ति कर सकती है। तो यहाँ पर जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है वो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये पूर्णतया लोचदार होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के साधन का कुशलतम प्रयोग या मैक्सिमम प्रयोग किया जा चुका होता है, अतः ये लंबवत होगा और मध्यकाल में जो पूर्ति वक्र है वो अ, बढ़ती हुई कीमतों के साथ अ, अपवार्ड स्लोपिंग होगा यानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होगा। तो ये एग्रीगेट सप्लाई का की स्थिति है। अब देखिए कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं। समग्र मांग वक्र ये दिए हुए कीमत स्तर और आउटपुट पर अ, वस्तु और मुद्रा बाजार में साम्य की अवस्था को दर्शाता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है बिकॉज हाई प्राइसेस रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई विच रिड्यूस द डिमांड फॉर आउटपुट। यानी ऊंची कीमतें मुद्रा की वैल्यू को गिराती है और इससे विच रिड्यूस द डिमांड फॉर आउटपुट, अधिक मांग का सर्जन करता है। समग्र मांग वक्र के यहाँ पर टू सेक्टर मॉडल में दो कंपोनेंट ले रहे हैं, उपभोग और निवेश। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को C+I के द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं और ये कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है और जब हम कंजप्शन को का विश्लेषण करते हैं तो हमारा उपभोग वास्तविक आय का किन्स के अनुसार तो वो रेखीय धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। आगे के अध्ययन में आया है कि ये गैर रेखीय संबंध भी होता है, लेकिन यहाँ दो बातें हैं कि उपभोग आय का फलन होता है, पहली चीज, और दूसरा जो उपभोग है उसके दो कंपोनेंट है, ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन को हमने A0 से व्यक्त किया है जो आय के स्तर से असंबंधित होता है, यानी आय के स्तर में परिवर्तन होने से इसका कोई संबंध नहीं होता। आय 0 होगा तो भी कंजप्शन होगा और आय बढ़ा हुआ तो भी कंजप्शन होगा। और BY
में y वास्तविक या उपभोग्य आय का द्योतक है और b मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन का को व्यक्त करता है। b मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है और ये बताता है कि आय में अतिरिक्त परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन के नाम से जाना जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है यानी बी है, उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है, उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में उपभोग में होने वाली वृद्धि अ, इकाई से कम होती है, अनुपात से कम होती है। तो इसलिए ये इसका वैल्यू जो एमपीसी है, इसकी वैल्यू 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है। यहाँ हम देखें कि यहाँ पर देखिए ये जो रिपीट ये पावर पॉइंट है, इसमें देखेंगे कि जो आय है समग्र मान के दृष्टिकोण से वो उसके 2 कंपोनेंट है सी प्लस आई, कंजप्शन और निवेश। जहाँ पर सी बराबर जो मैंने ऑटोनोमस कंजप्शन कहा था A0, तो सी A0 है, सी बाहर और BYD यानी उपभोग्य आय है और उसका स्मॉल सी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को व्यक्त कर रहा है। साम्य की अवस्था के लिए इस 2 सेक्टर मॉडल में ऑटोनोमस स्पेंडिंग जो A0 और I0 यानी इन्वेस्टमेंट है और डिवाइडेड बाय 1 माइनस B को व्यक्त करता है। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से समझ लें कि हमारा उपभोग फलन क्या है। हमारा उपभोग फलन या मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उपभोग फलन ये बताता है कि हमारा उपभोग आय का धनात्मक फलन है और ये आय और उपभोग के बीच में रेखीय संबंध है। किन्स ने इसको रेखीय संबंध कहा है और यदि इसको इक्वेशन के रूप में देखें तो C बराबर A0 प्लस BY है और B दरअसल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है जो डेल्टा C अपॉन डेल्टा YD है। तो यहाँ पर डेल्टा C अपॉन डेल्टा YD ये बताता है कि आय में एक अतिरिक्त इकाई परिवर्तन होने पर उपभोग में होने वाले अतिरिक्त परिवर्तन को एमपीसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो 2 सेक्टर मॉडल है जिसमें ये माना गया है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से दी हुई कीमत पर कम है और इसके कारण एग्रीगेट डिमांड ही आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण करता है और जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें 2 कंपोनेंट है उसके, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। Investment यानी I is unrelated to output and therefore is exogenous यानी आय और रोजगार से असंबंधित है और बाहरी रूप से निर्धारित है। दूसरा कंपोनेंट कंजप्शन है। कंजप्शन स्पेंडिंग इज पॉजिटिव लीनियर फंक्शन ऑफ करंट डिस्पोजेबल इनकम बाय डी बिकॉज कंजप्शन because consumer saving इक्वल करंट डिस्पोजेबल इनकम लेस कंजप्शन यानी सेविंग क्या है YD माइनस C. सेविंग इज आल्सो ए पॉजिटिव लीनियर फंक्शन ऑफ द करंट डिस्पोजेबल इनकम
consumer disposable income YT equal the value of output Y since there is no government sector. देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उपभोग वास्तविक आय का धनात्मक फलन है। उपभोग के दो कंपोनेंट है, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। स्वायत्त उपभोग का आय से कोई संबंध नहीं है, नॉन कोरिलेटेड है, ये बाहरी रूप से निर्धारित है और इसको हम ये समझ सकते हैं कि जो जीने के लिए बहुत आवश्यक है, चाहे आप कमाए या न कमाए, वो स्वायत्त उपभोग है। और BY ये प्रेरित उपभोग है, यानी जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में उपभोग में होने वाली वृद्धि कम होती है। ये मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन की वैल्यू को स्पष्ट करता है कि MPC की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और इकाई से कम होगी। तो यहाँ पर ये इसमें लिया गया। अब देखिए यहाँ पर हम बहुत सिंपल सा ये ले रहे हैं कि ये यहाँ पर जो रेखा चित्र बताया है वो ये है कि यदि 600 इसके हॉरिजॉन्टल एक्स है जो 0 से ये फ्लैट रेखा है और जो लंबवत रेखा है वो इसके C बताया जा रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज अक्ष है उसमें उपभोग्य आय को लिया है और लंबवत अक्ष पर उपभोग को लिया है। अब यदि इनकम 600 रुपए है और कंजप्शन भी 600 रुपए ही है तो यह ये संबंध बन जाता है। और यदि आय 500 रुपए और उपभोग भी 500 रुपए है तो दूसरा पॉइंट ये बन जाता है। अब यदि 0 से को सीधा खींची जाए तो चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो उसका हाफ 45 होगा, तो ये 45 लाइन है। 45 लाइन पर आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना देखेंगे कि आप 600 इनकम है तो 600 ही कंजप्शन है, 500 इनकम है तो 500 ही कंजप्शन है। तो यानी 45 लाइन पर इस स्थिति को व्यक्त करता है। और यहाँ पर समग्र व्यय और समग्र आय दोनों बराबर होते हैं। अब जो उपभोग है वो C के द्वारा ये लाइन बताई गई है, यानी उपभोग जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोग में वृद्धि होती है लेकिन अनुपात से कम होती है। तो ये उपभोग वक्र है। आप देखेंगे कि इस उपभोग वक्र के संदर्भ में जहाँ इनकम 600 रुपए है तो उपभोग 530 है, इसका मतलब 70 रुपए की सेविंग बचत हो रही है। और जब उपभोग 500 रुपए है तो कंजप्शन 450 रुपए है, 450 रुपीज है कंजप्शन, इसका मतलब 50 की सेविंग है। तो जब 500 है तो सेविंग कितनी है 50, और जब 600 है तो सेविंग कितनी है 70। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे उपभोग आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, परंतु जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग में वृद्धि होती है। यानी जैसे आपकी आय में 100 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हुई है, अब उपभोग में होने वाली वृद्धि 100 के बराबर नहीं हो पाएगी बल्कि 80 रुपए ही होती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आय में वृद्धि हो उतनी उपभोग में वृद्धि हो, इसका मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू 1 होगी। तो वो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो फिर आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में उपभोग में होने वाली वृद्धि कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि B की वैल्यू 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है। अच्छा, दूसरा डायग्राम आप देखेंगे, यहाँ पर भी डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर इसके क्षैतिज अक्ष पर उपभोग्य आय को लिया है और दूसरी तरफ सेविंग को लिया है। सेविंग दरअसल आय का धनात्मक फलन होता है, क्योंकि सेविंग है क्या, टोटल इनकम Y
माइनस सी यानी कंजप्शन इक्वल टू सेविंग है। तीसरा यहाँ पर डायग्राम बताया गया है कि जो कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, वो स्वायत्त है और वो आय के स्तर से अप्रभावित है। तो आय का स्तर कोई भी हो, उपभोग का स्तर 50 बना हुआ है, तो ये आय से असंबंधित है, यानी स्वायत्त उपभोग की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए किंचन जो आय निर्धारण का मॉडल है, उसमें समग्र आय और उत्पाद किंचन मॉडल में एक ही बात है, और y बराबर यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर C प्लस आई है, और C यानी कंजप्शन, और I फॉर इन्वेस्टमेंट। अब C क्या है? C इज द फंक्शन ऑफ इनकम, उपभोग आय का आय का धनात्मक फलन है। और यदि उपभोग बराबर यानी C इफ C इक्वल टू A0 प्लस BY, तो B की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम है। और यदि इस समीकरण में हम साम्य आय का निर्धारण कैसे होता है बचत और निवेश के द्वारा, तो जहाँ पर इच्छित बचत इच्छित निवेश के बराबर होता है, वह साम्य आय का निर्धारण होता है। तो अब किंचन मॉडल में देखना चाह रहे हैं कि साम्य आय का निर्धारण कैसे हो रहा है। तो देखिए y बराबर C प्लस आई है, y बराबर C प्लस आई, देन C की वैल्यू जो कि C बराबर A0 प्लस BY है, तो C0 प्लस BY प्लस आई, y बराबर, अब देखिए यहाँ पर y और यहाँ लेफ्ट हैंड पे y है और राइट हैंड पे BY है, तो यदि दोनों को समान को दूसरी तरफ लेंगे तो y माइनस BY होगा इक्वल टू C0 प्लस आई, और y यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेंगे तो 1 माइनस b होगा, तो y बराबर 1 अपॉन 1 माइनस b, और ये मल्टीप्लाई होगा A0 प्लस I0 से। तो एक तो ये हो गया है कि सामने आय का निर्धारण y बराबर 1 माइनस बी और ऑटोनोमस स्पेंडिंग A0 प्लस I0 है। और सेविंग क्या है? सेविंग इक्वल टू y माइनस सी, और y माइनस सी इक्वल टू आई होता है, यानी सेविंग y माइनस सी क्या है? सेविंग। सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पर 1 माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस मार्जिन कंजप्शन, 1 माइनस b for delta c upon delta y equal to 1 minus mpc equal to marginal propensity to saving। then यदि इसको y को कॉमन फैक्टर लेकर के, तो डेल्टा y माइनस डेल्टा c डिवाइडेड बाई y, और एमपीसी क्या है? डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई, मतलब आई में अतिरिक्त वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को एमपीएस कहेंगे। तो यहाँ पर जो शेविंग फंक्शन है इक्वल टू माइनस A0 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस बी ब्रैकेट वाई, तो सेविंग बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई दरअसल 1 माइनस बी है, और इन्वेस्टमेंट रिसर्च वाइते इन्वेस्टमेंट ही है। तो साम्य जो इस मॉडल में साम्य आय का निर्धारण है वो सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट होने पर होगा। अब सेविंग क्या है? माइनस A0 प्लस स्मॉल एस वाई इक्वल टू आई। अब एस वाई बराबर I0 प्लस ये माइनस A0 को राइट हैंड पे लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब एस वाई इक्वल टू I0 प्लस A0 प्लस वाई, तो यहाँ पर
साम्य आय का निर्धारण में y बराबर A0 प्लस आई, ये ऑटोनोमस A0 प्लस आई ऑटोनोमस स्पेंडिंग है डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी। तो ये साम्य आय का निर्धारण होगा। देखो इसको साम्य आय का निर्धारण कैसे होता है, ये लंबवत अक्ष पर सेविंग को लिया और क्षैतिज अक्ष पर इनकम है। ये 45 लाइन है जो 90 डिग्री को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इस डायग्राम को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पर ये लाइन कंजप्शन की है, जहाँ पर कंजप्शन यहाँ काटता है, इससे नीचे यदि लें तो ये इनकम और ये सेविंग फंक्शन है। तो जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगे वहाँ साम्य आय का निर्धारण होगा। ये इसका मूल सार है। कल हम उपभोग और गुणक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।